हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई, क्योंकि इसमें हम लोग कवर करेंगे कोठारी कमीशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसी का दूसरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, शिक्षा आयोग के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो पेशेंस के साथ पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से देखना। फिर आपको कोठारी कमीशन पढ़ने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर की जो टॉपिक है कोठारी कमीशन, इसको हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा बहुत बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में भी कोठारी कमीशन जी को पढ़ना रहता है, तो यहाँ से वो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, कुछ बच्चे लगातार कमेंट और मैसेज करते हैं, क्या सर इसे सभी यूनिवर्सिटी वाले पढ़ सकते हैं? तो मेरे भाई, ये तो पूछने का कोई आधार ही नहीं बनता। क्योंकि ये बताओ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, वहाँ कोठारी जी बदल जाएंगे क्या? कोठारी जी का नाम नरेंद्र मोदी हो जाएगा क्या? नहीं ना होगा। तो भैया, टॉपिक तो सेम ही रहती है ना, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप पढ़ सकते हो। हाँ, थोड़ा सा जो मेरा झुकाव रहता है वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, लेकिन टॉपिक तो सेम रहेगी ना। अब मैं विकास की अवस्थाएं पढ़ा रहा हूँ, तो टॉपिक थोड़ी चेंज होगी। उसमें जो निरंतरता का सिद्धांत है वो थोड़ी चेंज होगा। कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपके लिए विकास अलग होगा, कोई राम मनोहर लोहिया से कर रहा है तो उसके लिए अलग होगा। ऐसा कुछ नहीं ना होगा। तो टॉपिक तो सेम रहती है, तो आप सभी यूनिवर्सिटी वाले से कवर कर सकते हैं, परेशान नहीं होना। ठीक है, चलो समझते हैं कोठारी कमीशन को। देखो मेरे भाई, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी कमीशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, पहले इसे समझो। देखो, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ ना, हमको पता है हमारा भारत जब आज़ाद हुआ तो हमारी जो बेसिक एजुकेशन थी, तो उसकी शिक्षा प्रणाली इतनी अच्छी नहीं थी। तो देखो मेरे भाई, 1948 में, कब? 1948 में मेरे भाई, 1948 में एक आयोग गठित हुआ। वो आयोग का नाम था भैया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। 1948 में गठन हुआ। और देखो, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे राधा कृष्णन साहब थे। ठीक है, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद 1952 में, जो मेरे भाई 1952 में मुदालियर शिक्षा आयोग यानी जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट प्रदर्शित की, एक रिपोर्ट जो कि सबमिट की। तो इन सबसे कुछ खास चीजें निकल के नहीं आई। ठीक है, कुछ खास सुधार नहीं हो पाया भारतीय जो शिक्षा में। तो मेरे भाई, उसके बाद जो भारत सरकार थी ना, उसको एक ऐसी रिपोर्ट की आवश्यकता थी जो सभी के लिए शिक्षा में सुधार कर सके। क्योंकि आपको पता है, आज़ादी के पहले स्त्रियों की जो भैया दुर्दशा कितनी होती थी सबको पता है। उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, चार दीवारी के अंदर रखा जाता था। तो एक ऐसी रिपोर्ट की आवश्यकता थी, एक ऐसी कमीशन बैठाने की आवश्यकता थी जो सबका भैया जो कि विकास कर सके। तो उसके लिए जो भारत सरकार ने कोठारी कमीशन का गठन किया। ठीक है, तो अच्छा, इसका नाम कोठारी क्यों पड़ा? क्योंकि देखो भाई, इसके जो अध्यक्ष थे, इसके माननीय जो अध्यक्ष थे मेरे भाई, उनका नाम था डॉक्टर DS कोठारी। ठीक है, डॉक्टर DS कोठारी था, उन्हीं के नाम पे ये कोठारी कमीशन पड़ा। देखो, 1964 में स्टार्ट हुआ और 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रदर्शित की, और मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, बस पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट को समझते चलो, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, इसको पढ़ने से अच्छा नोट पॉइंट पढ़ो, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा, बाकी इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, चलो देखो, कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई मेरे भाई? दो तीन पॉइंट दिमाग में बना के रखना। स्थापना कब हुई? 1900 मेरे भाई 64 में, 14 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना हुई। उसके बाद 2 अक्टूबर 1964 को ये भैया अपना कार्य प्रारंभ कर दिए। यानी कि उसमें क्या क्या प्रदर्शित करना है, क्या क्या सरकार को रिपोर्ट सबमिट करते हुए क्या क्या बताना, जो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो वो कब प्रारंभ कर दिए? 2 अक्टूबर 1964 को ये अपना कार्य प्रारंभ कर दिए। ठीक है, उसके बाद 29 जून 1966 को ये अंतिम रिपोर्ट जो है मेरे भाई प्रस्तुत किए, या फिर भारत सरकार को सबमिट कर दिए। तो तीन चार डेट याद करके रखना कोठारी कमीशन में, कब? कि 14 जुलाई 1964 को। ठीक है, इसका जो गठन हुआ, उसके बाद 2 अक्टूबर 1964 को ये क्या किया भैया? अपना कार्य प्रारंभ किए। उसके बाद 29 जून 1966 को ये अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, इतना पॉइंट आप दिमाग में बना के रखना। अच्छा, ये आयोग जो सिफारशें की, उसको हम लोग समझते हैं कि क्या क्या सुधार होना चाहिए हमारे भारतीय शिक्षा में। ठीक है, इनकी सिफारिशों को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, फर्स्ट पॉइंट है मेरे भाई, विज्ञान शिक्षा एवं रिसर्च यानी साइंस एजुकेशन। ठीक है, अभी देखो, साइंस जो जो मैं यहाँ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसका फुल एक्सप्लेनिंग भी करूंगा। ठीक है, उसके बाद चीज़ें आपके और भी क्लियर हो जाएंगे। देखो, उसके बाद सेकंड पॉइंट है कार्य अनुभव यानी वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था उस समय। उसके बाद सामाजिक और राष्ट्रीय एकता प्राप्त करना। आपको पता है कि उसी उस समय भैया हमारे देश का बंटवारा हुआ था, कोई भैया राष्ट्र के प्रति
थोड़ा सा आस्था प्रकट करने के लिए भी शिक्षा दी जाए। ठीक है, हम जनगण मनगढ़ क्यों गंवाते हैं, हम 26 जनवरी 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, ताकि राष्ट्रीय एकता थोड़ा पनप सके। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्थ पॉइंट में ये इन्होंने ये भी सुझाव दिया। उसके बाद भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, पता है ना, 3 भाषा को त्रिस्तरीय इसमें लैंग्वेज पॉलिसी दी गई, उसको मैं भी समझाऊंगा। उसके बाद लोच और गतिशीलता यानी इलास्टिसिटी और डायनेमिक्स। ठीक है, कि कैसे हम लोग अपने कैरिकुलम, अपने पाठ्यक्रम को थोड़ा सा लचीला बना सकते हैं, थोड़ा सा गतिशील बना सकते हैं। उसके बाद 7 पॉइंट सुझाव दिए ये लोग। शैक्षिक संरचना का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट था, देखो मेरे भाई, कोई यहाँ पे बालक है, उसके अनुसार कैसे शिक्षा दी जाए। और एक प्रौढ़ बालक है, देखो हमारे भारतीय शिक्षा में ना प्रौढ़ों पे थोड़ा सा शुरू शुरू में जोर दिया गया, क्योंकि पता है यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत ही कम था। ठीक है, जब आज़ादी मिली ना, उसके बाद थोड़ा सा ये भी कुछ कमीशंस बने कि ताकि जो लोग थोड़े से एजेड हो गए ना, उनको भी शिक्षित किया जाए। ठीक है, चलो उसके बाद परीक्षा सुधार, ये इंपॉर्टेंट था, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा आगे। उसके बाद प्रौढ़ साक्षरता एवं शिक्षा, देखो जो मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था वही यहाँ पे है, प्रौढ़ साक्षरता एवं शिक्षा कैसे दी जाए। ठीक है, उसके बाद गुणवत्तापूर्ण पाठ्य पुस्तकों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी, जो है मेरे भाई टेक्स्ट बुक, यहाँ पे नोट कर लेना, टेक्स्ट बुक। ठीक है, कि कैसे उसमें भैया सुधार किया जाए। ठीक है, ये रिपोर्ट में ये भी बताया। उसके बाद निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये तो हमारे गांधी जी पहले ही बता दिए थे। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, देखो मेरे भाई, आपके जो संविधान में अनुच्छेद 45 में बताया गया है इसके बारे में, कि जो आपके 14 साल के नीचे के बच्चों को भैया निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो ये सिफारिश जो है, मेरे देखो गांधी जी तो पहले सिफारिश कर ही दिए थे, लेकिन उसके बाद भी ये जो इसी रिपोर्ट जो मिली कोठारी कमीशन की, उसमें ये बताया गया था। ठीक है, ये सुझाव दिया गया था। उसके बाद जो है कि शिक्षक तथा शिक्षा की स्थिति क्या होनी चाहिए, टीचर एजुकेशन एंड उसका जो स्टेटस क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शिक्षकों का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक टीचर यदि पढ़ाता है ना, तो मेरे भाई उसका सिर्फ और सिर्फ यही पर्पज रहता है ना, जो उसके साथ पढ़ते हैं ना वो उसका सम्मान करें। देखो मेरे भाई, मैं आपके लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का अभी लेक्चर ले रहा हूँ ना, तो आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, जो फीडबैक आते हैं ना, वो समझो मेरे लिए एक सम्मान की चीज़ है। वो मेरा एक मनोबल को बढ़ाता है वो, ताकि मैं चीज़ें और भी बेहतर कर सकूँ। ठीक है, इस तरीके से इसे समझ सकते हो। चलो अब हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखो फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा विज्ञान और अनुसंधान, यानी साइंस एजुकेशन एंड जो है रिसर्च। देखो मेरे भाई, आपको पता है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ ना, वहाँ एक दौर चल चुका था जो कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करना। तो इस तरीके से ये इन्होंने सुझाव दिया कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए, स्कूली शिक्षा में विज्ञान शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए, विश्वविद्यालय स्तर पर इसमें सुधार किया जाना चाहिए, और वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। ये बताए थे हमारे कोठारी साहब। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसे समझ सकते हो। देखो कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट है ना, वो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव टाइप है, यानी बहुत ही बड़ी है। ठीक है, उसको देखो सब लिखने बैठ जाओगे ना, तो 1.5 घंटा 3 घंटा का जो एग्जाम होता है ना, फिलहाल पिछली बार 1.5 घंटा का हुआ था, शायद अब की बार 3 घंटे का हो, तो मेरे भाई उसमें लिख ही नहीं पाओगे। तो इस तरीके से कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से हम लोग लिख सकें। तो ये जो मैं सिलेबस डिजाइन किया हूँ ना, ये आपका जो टॉपिक डिजाइन किया हूँ, इस तरीके से आप इसे कवर कर सकते हो। ठीक है, तो चीज़ें समझो। देखो सेकंड पॉइंट है कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस। देखो इस तरह के कार्यक्रम को स्कूलों और कॉलेज के कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि छात्र वास्तविक सेटिंग में चीज़ों को रखना सीख लें। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा में उपयोगी तकनीक, किसी शिक्षा आदि का किया जाना आवश्यक था। थर्ड पॉइंट है व्यवसायिक शिक्षा। देखो आयोग ने, देखो मेरे भाई, आयोग जो है ना व्यवसायिक शिक्षा में सबसे पहले पॉलिटेक्निक संस्थान पर बहुत ही जोर दिया था। अब तो पॉलिटेक्निक जो कर ले रहा है वही बाद में कह रहा है यार यार नहीं किए होते तो, लेकिन तब उसका एक विशेष महत्व था। अब भी जो लोग अच्छे से कर रहे हैं उनका एक विशेष महत्व ही रहता है। ठीक है, चलो देखो पाठ्यक्रम की अवधि 1 से 3 वर्ष तक की हो सकती है। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य युवाओं के रोजगार के लिए तैयार करना। ये था हमारा व्यवसायिक शिक्षा के बारे में उन्होंने ये रिपोर्ट प्रदर्शित की। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो है सामाजिक और राष्ट्रीय एकता प्रदान करना। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित पर ध्यान देना जाना चाहिए। सामान्य स्कूल प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो जाति, धर्म, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि के बारे में भेदभाव के बिना सभी छात्रों का स्वागत कर सके। सभी छात्रों को भैया जो है कि समान शिक्षा दी जाए। आपको पता है ना कि पहले क्या होता था, एक उच्च वर्ग का व्यक्ति है ना, तो निम्न वर्ग के घरे पानी नहीं पीता था, लेकिन
ये जो इसके भेदभाव मिटाने के लिए, इसका भेदभाव कैसे मिटेगा? जब हम लोग इसके बेसिक पे प्रहार करेंगे, यानी जब बच्चों को ही शुरू से समझाएंगे, तभी तो आगे चल के उनके मन में ऐसी भावना नहीं आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी सुझाव दिया गया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छात्रों को स्कूल और कॉलेज के सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ये भी, ये जो है कि रिपोर्ट में अपनी ये भी बताए थे। ठीक है, अगला पॉइंट है मेरे भाई, भाषा नीति। देखो, आयोग ने त्रिभाषा प्रणाली पर जोर दिया। देखो, जो उनकी जो फर्स्ट प्रणाली है मेरे भाई, यानी कि जो त्रिभाषा का जो फर्स्ट पॉइंट है, उसमें बताया गया निम्न प्राथमिक स्तर पर केवल मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। मातृभाषा कहने का अर्थ है, ये बताओ, बालक सर्वप्रथम विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो कहाँ से निकल के, अपने गांव से, अपने घर के, अपने माहौल से, तो उसमें वो मातृभाषा में ही चीज़ों को सीखा रहता है। आप वहाँ जाके लगोगे आप उर्दू झाड़ने, तो समझेगा नहीं, ना समझेगा। तो मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, प्राथमिक जो है कि प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर पर एक दूसरी भाषा हिंदी या अंग्रेजी में जोड़ दी जानी चाहिए। ठीक है, ये बताया कोठारी कमीशन। उसके बाद निम्न माध्यमिक स्तर पर तीनों भाषाओं का अध्ययन, मातृभाषा हिंदी या किसी हिंदी क्षेत्र में आधुनिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई दो भाषा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य होनी चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर कोई भाषा अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, ये बताए थे हमारे कोठारी साहब, भाषा नीति में, यानी लैंग्वेज पॉलिसी में। ठीक है, इसको दिमाग में बना के रखना। देखो, 6 पॉइंट, लोच गतिशीलता यानी इलास्टिसिटी। देखो, इसमें ये बताया गया ना, आप पाठ्यक्रम में शिक्षण के तरीकों में कैसे बदलाव कर सकते हो, और बदलाव करना इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चे बेसिक तौर पे सीख सके। ठीक है, देखो, ये जो रिपोर्ट है ना मेरे भाई, इसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये समराइज करके बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को एक जो है कि कम समय में कैसे लिख सको। ठीक है, जब आप लोग थोड़ा बहुत टेट वेट के लिए पढ़ते हो कोठारी कमीशन को, तब भी यही चीज़ें पढ़ना पड़ता है। पूरा बेसिक से अगर पढ़ने बैठ जाओगे तो ये जो कमीशन को आप 5 से 6 दिन में ही कवर करोगे। ठीक है, इस प्रकार से इसे समझने का प्रयास करो। ठीक है, देखो, 7वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक संरचना का पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइजेशन। देखो, क्या था ना, हमारे देश में एक तो प्रचलन चला आ रहा था, क्या, जैसे 8वीं 10वीं, यानी देखो उसके पहले क्या था, किंडरगार्टन यानी मॉन्टेसरी, प्री बेसिक जैसे अलग अलग शब्द उपयोग हो रहे थे, उनका नाम बदलकर प्री प्राइमरी कर दिया जाना चाहिए, उसमें ऐसा बताया गया। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा का नाम बदलकर चौथी कक्षा तक और फिर निम्न प्राथमिक कर दिया जाए। ठीक है, जो एक चौथी कक्षा था उसको निम्न प्राइमरी कर दिया जाए, 8वीं 10वीं को जो हम लोग कुछ कहते थे उसको उच्च प्राथमिक कह दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से इसका एक ठो रीऑर्गेनाइजेशन हो, इन्होंने इस रिपोर्ट में बताया था। देखो, 8वां पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा सुधार। इसमें क्या है मेरे भाई, रिपोर्ट में ये क्या सुझाव दिए कि मूल्यांकन के नए तरीकों को कैसे शामिल किया जाए। ठीक है, कौन कौन से नए तरीकों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने 10वीं 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा का सुझाव दिया। ठीक है, इस तरीके से परीक्षा सुधार में भी वो कुछ कुछ अपनी सुझाव दिए थे मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद वयस्क साक्षरता और शिक्षा। ठीक है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं, जैसे राज्य केंद्र संस्थान या कि सभी पुरुष और महिलाओं को साक्षरता क्रम में शामिल होना चाहिए, सभी को शिक्षित किया जाना चाहिए, तभी देश का जो है मेरे भाई क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। ठीक है, चलो, देखो, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, गुणवत्तापूर्ण पाठ्य पुस्तकों का विकास। देखो, जो कोठारी कमीशन में सुझाव दिया गया ना, उसमें मेन इसमें यही बताया गया, जो आपकी पाठ्य पुस्तकें है ना, वो एक एक जो बच्चे के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, उसके सीखने के पहलू उसमें शामिल हों। इस प्रकार से 10वें पॉइंट को आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, आप लोग इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, आपको पता है आपके अनुच्छेद 45 में इसके बारे में जो है कि बताया गया था कि इसके तहत 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास किया जाए। देखो, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, शिक्षक शिक्षा और स्थिति। देखो, क्या है इसमें कि आप लोग बीएड और बीटीसी क्यों करते हो, ये बताओ। क्योंकि आप लोग अपना जो है शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने के लिए बच्चों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर सको, उनमें अधिगम की भावना उत्पन्न कर सको, इसीलिए तो बीएड बीटीसी करते हो। इसमें आप किसी सब्जेक्ट को मजबूत नहीं करते हो, इसमें ना ही हिस्ट्री पढ़ते हो, ना ही पॉलिटी पढ़ते हो, ना ही जूलॉजी बॉटनी, इसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ते हो कि हम अपने शिक्षण विधि को कैसे बेहतर बना सकें। ठीक है, तो ये सिफारिश भी दी है कि इनके लिए एक विशेषल स्पेशल इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाए। ठीक है, ये इन्होंने बताया। उसके बाद 13 पॉइंट है, शिक्षकों के लिए सम्मान। देखो, उनको पता है एक शिक्षक को सम्मान कैसे दे सकते हो, उनको थोड़ा सा पेमेंट दे के, पेमेंट का जो एक मान्य पेमेंट है वो पेमेंट दो। उसके बाद ये बताया ना कि महिला शिक्षकों के लिए भी आप उनको थोड़ा मोटिवेट करो। महिला शिक्षकों को क्या होता है, देखो, जब एक छोटा बच्चा है ना, एक टीचर की अपेक्षा एक महिला टीचर से ज़्यादा सीखता है,
क्योंकि देखो क्या होता है, जब छोटे बच्चे कॉलेज जाना प्रारंभ करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा क्या है कि अपने मम्मी का गुण देखना चाहते हैं। तो एक जो लेडीज रहती हैं वो ज़्यादा सिखाने में सक्षम होती एक टीचर की अपेक्षा के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से उनको एक सम्मान दिया जाना चाहिए जो औरतें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आदिवासी कार्य, जो आदिवासी क्षेत्र में जो टीचर जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं मेरे भाई, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करो, उनको थोड़ा सा हाई पेमेंट करो, इस प्रकार से उनके लिए एक सम्मान दो। आपको पता है कि बिना पैसे की दुनिया में कोई नहीं काम करता, ठीक है, चाहे कोई भी हो। तो उनको जब एक पेमेंट दोगे शिक्षक को, तभी तो अच्छा पढ़ाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसे समझ सकते हो, ठीक है। चलो, कोठारी आयोग को जो आपके सिलेबस में था इसको अच्छे से मैं कवर करने का प्रयास किया हूँ, ठीक है मेरे भाई। फिर भी कोई पॉइंट डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। और आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़ के तुरंत पूछ सकते हो। इसका पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल से जाके ले लो। और हाँ, चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। और हाँ, क्लासेस समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में मेरे भाई, ठीक है।